दुनिया प्रायः किसी मनुष्य को उनके रूप, उनकी आवाज और उनकी पहचान के तराजू में तौलती है, लेकिन कुछ व्यक्ति इन मानदंडों से परे होते हैं। वारासिवनी की स्मृतियां के आज के अंक में लेखक राजेश जी हमें एक ऐसे पात्र से मिलवा रहे हैं जिनके पंचम स्वर की गालियों में भी अपनापन था और जिनकी तालियों की गूंज में दूसरों की सुख समृद्धि की कामनाएं होती थी। ये कहानी है तारा की, जिन्हें दुनिया एक किन्नर के रूप में जानती थी, लेकिन राजेश जी के परिवार के लिए वे ताराचंद परसराम थे, एक विश्वसनीय ग्राहक, एक बिंदास व्यक्तित्व और आत्मिक रूप से श्रेष्ठ एक मनुष्य। आइए सुनते हैं कामनाओं और रत्नाभूषणों के बीच बुनी गई यह अनकही सच्ची कहानी। परिचय। तारा। आपको वारासिवनी में सब तारा नाम से जानते थे, मगर मैं आपको सिर्फ तारा नहीं, चंद्र एवं आप में राम भगवान पर श्रद्धा वाले आपके पूरे नाम से परिचित था। वास्तव में आपका पूरा नाम ताराचंद परसराम था। मुझे पता नहीं कि क्यों और क्या होती हैं वे परिस्थितियां जिनमें आप सरीखे लोग अपने पिता का परिवार में नहीं रहते हैं। मैं आपका पूरा नाम कैसे जानता था, ये बात मैं इस परिचय आलेख में बाद में लिखूंगा। पहले मैं सविनय सादर आपके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालूंगा। हम बहुत छोटे ही थे तब से आपको विभिन्न त्योहारों में अपने साथियों के साथ तालियां बजा बजा कर सब दुकानदारों से दक्षिणा मांगते देखा करते थे। जिस भी दुकान से आपको ये शगुन दक्षिणा देर से या आपकी अपेक्षा से कम मिलती, वहां आप सहित आपकी टोली ढोलक की थाप एवं तालियां बजाते हुए नाच गाना शुरू कर देती थी। आप तब वारासिवनी के सभी किन्नरों के प्रधान थे। लिखना शायद आपकी मान प्रतिष्ठा में उचित न प्रतीत हो, मगर ये तथ्य था जिसे हम अपने बालपने में अनुभव किया करते थे। वह ये कि आपका स्वर न तो नारी स्वर जैसा मधुर था और न ही पुरुष जैसा ओजस्वी था। आप अधिकतर इन दोनों से भिन्न और पंचम स्वर में ही बात करते या गाया करते थे। तब आपका ये सुर कम से कम मुझे कभी कर्णप्रिय नहीं लगता था। ईश्वर का पता नहीं ये कैसा न्याय था कि उन्होंने आपको इस रूप में धरती पर भेजा था। भगवान के आपके साथ किए ऐसे अन्याय को मैं न पहले कभी समझ पाया, न ही आज तक समझ पाया हूँ। मगर मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि मानव समाज ने अवश्य ही कुछ सीमा तक आप और आप जैसों पर न्याय की परंपरा बनाई हुई थी। इसी परंपरा के अंतर्गत हर विवाह एवं बच्चे के जन्म के अवसर पर वारासिवनी में आपका नाच गाना एवं उसके बाद आपकी टोली को दक्षिणा दिया जाना शुभ शगुन माना जाता था। मैंने अपने बाद के जीवन में अनेक स्थानों के और भी किन्नरों को यही करते देखा है, मगर वारासिवनी में आपकी टोली मुझे कुछ निराली लगती थी। जी हाँ, वो निराली बात ये थी कि दक्षिणा को लेकर आपकी कोई अधिक जिद नहीं होती थी। आपको जो प्रसन्नता से दे दिया जाता, वो देने वाले की परिस्थिति के अनुसार आपको संतुष्ट कर दिया करता था। यद्यपि जब कोई धन्ना सेठ आपसे मजाक करने या आपका नृत्य एवं गायन अधिक सुनने के लिए प्रारंभ में कम दक्षिणा देता, तब आप संतुष्ट नहीं रह पाते थे। आपका गाना बजाना एवं नाचना तब तक जारी रहता जब तक आप उन सेठ जी से उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप का दान प्राप्त नहीं कर लेते थे। थोड़ा अप्रिय होता है यह अनुभव करना कि आपका या आपकी टोली के किसी भी सदस्य का कोई परिवार नहीं था। शायद आप सब अलग अलग भी रहते थे, मगर आप सब मिलकर ही एक परिवार हो जाते थे। मुझे स्मरण है, वारासिवनी एक छोटा सा नगर है, उसमें उस समय आपके जैसे और आपकी टोली के 4-5 ही सदस्य रहते थे। आप इस तरह से अकेले थे, मगर समाज मान्यता में आपको दक्षिणा देना एक शगुन जैसा माना जाने के कारण आपकी कमाई एक साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक ही हुआ करती थी। आप इस अधिक कमा लिए गए धन का निवेश सोना चांदी, पुखराज एवं नीलम आदि रत्नाभूषणों के क्रय करने में करते थे। आपके ऐसे ही शौक के कारण आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे संबल देने वाले बन जाते थे। जी हाँ, रत्नाभूषण क्रय करने आप हमारे सराफा प्रतिष्ठान पर ही आया करते थे। इस तरह आप हमारे पिताजी के धन अर्जन में सहायक होते, जिससे हमारा लालन पालन सहज हो जाता था। हम छोटे बच्चे थे, स्कूल के पहले और बाद के समय और छुट्टी के दिनों में प्रायः हम अपने पिताजी की शॉप पर आ जाया करते थे। मैं बालक ही था तब से आप पंचम स्वर में बात करते हुए और ताली बजाते हुए हमारी शॉप में आते थे। आपको देखकर मैं डर जाया करता था। मुझे तब ये बात भी अखरा करती थी कि जब हमारे बाबूजी को सब आदर से भाव या मदन भाव कहते थे, तब आप कई बार किसी सौदे की कीमत कम या अधिक करवाने के लिए बाबूजी को ऊंची एवं दबाव देने की आवाज में कहते, नहीं नहीं मदन सेठ, मुझे इतने ही रुपयों में ये पाजेब चाहिए। आप दोनों तरह के सौदे के लिए हमारी शॉप पर आया करते थे, कभी रत्नाभूषण क्रय करने या कभी पुराना या टूट फूट गया आभूषण बेचने के लिए। कभी कभी आपका अपने जेवर बेचने का अभिप्राय उससे प्राप्त पैसों से बकरी खरीदने का भी होता था।
आप बकरी का दूध पीते थे और शायद बेचा भी करते थे। हम भाई बहन आपको देखकर डर रहे होते थे। उसी समय हमारे बाबूजी प्रसन्न होते थे। जी हाँ, आप तब हमारी शॉप पर वो ग्राहक होते थे जिनसे हुए सौदों के माध्यम से हमें आमदनी होती थी। बाबूजी को आप मदन सेठ कहते थे, कभी कभी उनके सम्मान अभाव वाले बोल भी कह देते थे। तब भी बाबूजी इस बात का बुरा नहीं माना करते थे। आप जब कभी अपनी जिद में अधिक मोलभाव करते, तब आपके अनुरूप बाबूजी सौदे की लगाई कीमत को कम या अधिक कर देते और अगर गुंजाइश नहीं होती तो नहीं भी करते थे। तब भी आप अपने हर सौदे हमारी शॉप पर ही करते थे। सराफा बाजार में आसपास के सभी व्यापारी यह जानते थे कि तारा हमारी ही दुकान का ग्राहक है। तब भी जिस किसी को आपके मुख से गाली सुनने की इच्छा होती, वो आपको छेड़ते हुए कहता, तारा, मदन सेठ को छोड़ो, आज हमारी दुकान पर आओ, हम आपको बहुत ही किफ़ायती कीमत लगाएंगे। आप तो जैसे हमारी दुकान की शपथ लेकर ही आते थे। इसलिए जब कभी कोई व्यापारी आपको अधिक ही छेड़ देता, तब आपके मुखाग्र से पंचम स्वर में अपमानित करने वाले शब्द भी निकला करते थे। आपकी गालियां भी विचित्र होती थीं। आप रुष्ट होकर कहते थे, बकरिया, भाड़ा, तू तो मेरे को ठग लेगा, मदन भाव ही मेरे को चाहता है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तब एक दिन मैंने बाबूजी से पूछा, तारा, कभी कभी आपको अपमानित करने वाले शब्द भी कहते हैं, आप उन्हें दुकान पर क्यों आने देते हैं? इस पर बाबूजी मुझे समझाया करते, राजू, ये तो तारा की भाषा और समझ है, मगर वो हमको चाहता है। वह हम पर विश्वास करता है। हमारी दुकान में इतनी खरीदी बिक्री करता है, उससे हमारी अच्छी आय होती है। दुकान पर किसी ग्राहक को आने से कभी रोका नहीं जाता है। हमेशा ग्राहक का स्वागत किया जाता है। आप सौदा ले बेच चुकते तो बाबूजी से कहते, मदन सेठ मेरे से इतना कमा लिया है, चल अब मेरे लिए चाय पान बुला। तब बाबूजी महेश को पास की अग्रवाल होटल से समोसा या भजिए और चाय तथा बाबूलाल जी की दुकान से जर्दे वाला पान लाने कहते। महेश के लाए जाने के बाद आप बड़ी तसल्ली से इनका सेवन करते और फिर चले जाते थे। तब पान खाने से आपके होंठ लाल हो जाते थे। पड़ोस के दुकानदार में से फिर कोई आपको छेड़ता, तारा, मदन भाव ने तो तेरे को ठग लिया है। अब आप पान की पीक थूकते हुए अपने विचित्र अपशब्दों का प्रयोग करते और आगे कहते, चल तू तो झूठा है, मेरे को परेशान किया करता है। देख, मदन सेठ ने मेरे को चाय पान और नाश्ता करवाया है। इस तरह हमें आय और लाभ मिला करते और अन्य दुकानदारों को आपकी छेड़छाड़ से मनोरंजन मिला करता था। जब मैं कक्षा 7 में आ गया, तब दुकान पर यदि मैं होता तो हमारे दादाजी कैश मेमो बनाने के लिए मुझसे कहते थे। ऐसे में मुझे आपका पूरा नाम ज्ञात हुआ था। दादाजी ग्राहक के नाम के स्थान पर आपका नाम ताराचंद परसराम लिखने कहते थे। आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप अंगूठा लगाया करते थे। काल परिवर्तन हुआ था, मैं अब दुकान पर कभी नहीं होता था। एक बार बाबूजी जबलपुर आए, तब मैंने आपकी स्मरण करते हुए बाबूजी से पूछा, बाबूजी, तारा क्या अभी भी दुकान पर आते हैं? ये बात शायद 2006-7 की है। बाबूजी ने दुखी स्वर में कहा, 8 महीने हुए तारा नहीं रहा। उसका करने वाला कोई नहीं था। मैंने ही बालाघाट ले जाकर जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया था, मगर 15 दिन बाद तारा नहीं रहा था। मैंने ही उसके शव को बालाघाट से वारासिवनी लाने की व्यवस्था करवाई थी। मैंने पूछा, तारा के खुद के पास बहुत पैसा था, उसके उपचार आदि पर आपको क्यों खर्च करना पड़ा? बाबूजी ने कहा, पता नहीं अपना जेवर पैसा उसने कहाँ कर दिया था। तारा के मरने के समय उसके पास अधिक कुछ नहीं बचा था। निश्चित ही आप अपने साथ जेवर पैसा कुछ लेकर नहीं गए थे। ये सब इसी दुनिया की माया थी, आप यहीं छोड़कर गए थे। आप पूरे जीवन वारासिवनी निवासियों के सुख समृद्धि और कामना करते रहे थे। शायद जाते हुए भी आपके मन में हमारे वारासिवनी के लिए यही प्यार रहा होगा। आपकी शुभकामनाएं हमारे परिवार के सभी सदस्य को आत्मविश्वास देते थे। आप जैसे सब ग्राहकों से होते सौदों की आय से ही हमारा लालन पालन हुआ था। हम सब आपको अब भी कृतज्ञ भाव से स्मरण करते हैं। हम आपको शत शत नमन करते हैं। शारीरिक रूप से आप भले ही पूर्ण पुरुष या पूर्ण नारी नहीं थे, लेकिन आप उन लोगों से कहीं श्रेष्ठ थे जो मानसिक और वैचारिक रूप से नपुंसक होते हैं। ऐसे मानसिक नपुंसक व्यक्ति समाज में नफरत फैलाते हैं। उनकी कामनाओं में वो नपुंसकता है जो देश और समाज को विघटित करने के लिए मासूमों को उकसाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद को सुरक्षित रखते हैं, मगर भड़काऊ बातें कहकर अपनी स्वार्थपरता में निर्धनों एवं वंचितों को उकसाते हैं और उनकी अकाल मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप बच्चों के जन्म लेने पर उनके जीवन में समृद्धि की शुभकामनाएं देने पहुंचते थे।
जबकि ये मानसिक नपुंसक लोग पल बढ़ गए बच्चों की अकाल हत्या करके या करवाकर अपनी कौमी वैमनस्य जनित महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में आप थोड़ा सा लेकर बदले में सबकी समृद्धि की कामना करते थे। आप आत्मिक रूप से श्रेष्ठ थे। मुझे लगता है आप जितना तो श्रेष्ठ मैं स्वयं भी नहीं हूँ। ताराचंद परसराम जी की स्मृति को शत शत नमन। अभी आप सुन रहे थे द 70 सोल माय वारासिवनी डेज का एक विशेष अध्याय, जिसमें लेखक राजेश जी ने तारा के बहाने हमें मानवता का असली दर्पण दिखाया। प्रायः हम जिन्हें समाज के हाशिए पर समझते हैं, वही लोग हमारे जीवन और हमारी स्मृतियों में सबसे गहरे रंग भर जाते हैं। ताराचंद परसराम की यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रेष्ठता शरीर या पहचान में नहीं, बल्कि मन की उदारता और विश्वास में होती है। शुभकामनाओं की वो गूंज और विश्वास का वो रिश्ता आज भी वारासिवनी की गलियों में कहीं न कहीं जीवित है। आशा है आज की यह कड़ी आपके हृदय को छू गई होगी। लेखक राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन की ऐसी ही अनकही कहानियों और स्मृतियों के साथ हम फिर लौटेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। आज भी गूंजती है वो ताली जो भर देती थी खुशियों से झोली। वो पंचम स्वर, वो बिंदास अंदाज, दिल में जिंदा है तारा की आवाज। नमन है उस आत्मिक श्रेष्ठता को जो जोड़ती थी हर एक रिश्ते को। वारासिवनी की स्मृतियों में अमर है तारा हर कहानी में।